आपके भेजे गए सवाल तजियाकारों से उनके जवाब जानते हैं। मज़े साहब से करते हैं पहला सवाल। कराची का सवाल है, आजकल जो ट्रैफिक हादसात और उसको कंट्रोल करना ट्रैफिक को एक बड़ा चैलेंज है। तो मज़े साहब आपसे पूछा जा रहा है कि कराची में वन वे की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपये जुर्माने की तजवीज़ आई है और मेयर कहते हैं कि सिटी वार्डन्स ये जुर्माना करेंगे। आपके ख्याल में सवाल तो ये हो रहा है कि आम आदमी को इससे फ़ायदा होगा या उल्टा एक और मसला बन जाएगा, बट आपके ख्याल में इससे बेहतरी होगी या एक मसला होगा इससे? देखिए, डिटरेंस तो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप हर कानून को लाकानूनियत से जो है ओवरपास कर देते हैं। मतलब ये कि आपने बहुत सख्त कानून बनाया, उसका नतीजा क्या होता है? यानी आप 15,000 रखेंगे जुर्माना, तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला 1,000 लेके छोड़ देगा आपको, तो वो अमल तो नहीं होगा। फिर भी अभी आप देख लेना कि ये इन्होंने फैसला किया है कि जी ये डंपर्स और ये हैवी ट्रैफिक जो है वो दोपहर को जो है सड़कों पे नहीं आएगी। सालों से ये अनाउंसमेंट सुनी जा रही है। अच्छा, फिर रात को क्या होगा? जब रात को वो हैवी ट्रैफिक जो आएगी उस वक्त क्या होगा? क्या उस वक्त एक्सीडेंट नहीं होंगे? ये जितना अब वन वे जो है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि रॉन्ग साइड पे आना, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल वालों ने अपनी आदत बना ली है। हम रॉन्ग साइड पे आदतन चले जाते हैं, हम रॉन्ग जल्दी ये तेज़ रफ्तारी, सिर्फ रॉन्ग साइड का मसला नहीं है। इस पे तो आपने 15,000 लगा दिए। जो फैंसी लाइट्स हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो अक्सर हादसात का वजह बनती हैं, ये बड़ी VIP प्रोटोकॉल जो है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है, मिनटों ट्रैफिक जैम रहता है। इसके लिए क्या कर रहे हैं? अब हैवी, जब तक आप सड़कें, मैंने कहा ना कि ये ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिक के हादसात ऐसे ही नहीं ख़त्म होंगे, कम होंगे। हादसात तो होते ही रहते हैं, लेकिन कम सिर्फ उस सूरत में होंगे आप जब तक जो है वो कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ट्रैफिक के जो सड़कें हैं वो चौड़ी नहीं होंगी। बिल्कुल वन वे पे कोई भी आए उसको सख्ती से रोका नहीं जाएगा, और सख्ती से रोका जाएगा उसको। जुर्माना अगर वाकई आप इस तरह का लगा रहे हैं, मेरा ख्याल है 15,000 बहुत ज़्यादा है उसको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ज़ाहिर है उसकी वजह ये हो सकती है कि शायद लोग इसके खौफ से ना आए वन वे पे, लेकिन अमल किस स्तर तक होगा, फिर किस लेवल पे आप ये वसूल करते जा रहे हैं, इसमें बहुत बड़े सवालात। देखिए, अभी कुछ अरसे पहले इन्होंने थानों के लिए एक बजट रखा कि हर थाने को बजट, ज़रा उसकी परफॉर्मेंस तो बताएं कि जो थानों को बजट दिया गया उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अक्सर ये होता है कि इस तरह के जब जुर्माने या कुछ होता है तो फिर फजूल में चालान बढ़ जाते हैं, और क्या होता है कि कह रहे चलो ले दे के दरमियाना कुछ यही मैं एग्जैक्टली, तो इसको कैसे रोका जा सकता है ये बताएं। इसीलिए मैं यही जैसे लाहौर में हमने देखे वार्डन्स ने कैमरास पहने होते हैं, क्या इस तरह का यहाँ पर या कुछ? असल देखिए क्या होता है, यानी आप दुनिया की मिसाल दें, क्या होता है, आप क्यों ये पुलिस वाले को कर रहे हैं? कितनी जगहों पे हमने देखा है कि पुलिस वाले रोकते हैं दुनिया में। आपको जहां आपके कैमरास होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग कैमरास होते हैं, आपके घर पे टिकट पहुंच जाता है। वो सिस्टम जब तक हम एवॉल्व नहीं करेंगे, और कराची में माशाल्लाह कभी भी कोई सिस्टम एवॉल्व नहीं होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट सालों से सुनते आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आई होप कि ये चीज़ें हों, लेकिन अगर आपने कराची में ट्रैफिक के हादसात से बचना है तो उसके लिए अब तक कम से कम मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने नहीं देखा कि कोई खातिर खा इक़दाम अब तक किए गए हों। ये जो भी अनाउंसमेंट आती है ये सब हमने हमेशा सुनी है। जब तक आप मरबूत अंदाज में इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे, और खुदा के लिए जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, ठीक है, आपको ये बहुत ज़रूरी है ये रॉन्ग साइड पे, क्योंकि जो राइट साइड पे आ रहा होता है वो बाज़-औक़ात बहुत तेज़ आ रहा होता है। Absolutely. और रॉन्ग साइड पे आने वाला मोटरसाइकिलिस्ट, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलिस्ट क्योंकि वल्नरेबल सवारी है, वो इसका निशाना बन जाता है। हेलमेट वो सर पे पहनने के बजाय गाड़ी के आगे सिस्टमैटिक एक वो ठीक अप्रोच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। अगला सवाल महमल साहिबा से करते हैं। महमल, आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 15 साल बाद दो तरफा फ़ॉरेन ऑफिस मुशावरत का दोबारा आगाज़ हुआ है। क्या ये एक नए दौर का आगाज़ है? थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि इससे क्या आपको लगता है खित्ते में फ़र्क पड़ेगा, असरात होंगे?
देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि एक तो ये नए दौर का भी आगाज़ है और एक ये पॉजिटिव और वेलकम डेवलपमेंट मैं इसे समझती हूँ कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगर आप तारीख़ के तनाजुर में देखें तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो कोई ख़ास अच्छे नहीं रहे, और उसकी वजह जो है 1971 की जंग है और जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान अलहदा हुए। और उसके अंदर मेरे ख्याल में हमारे जो उस वक्त के हुक्मरान थे उन्होंने तो इसको एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन हमें ये ज़रूर तारीख़ को करेक्ट भी करना चाहिए और हमें एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि उस वक्त पाकिस्तान ने क्या गलतियाँ की बांग्लादेश के अंदर, उनके लोगों को क्यों जो एक सेंस ऑफ एलियनेशन हुआ वो किस वजह से हुआ, और जो उधर हमारी तरफ से मजालिम भी ढाए गए उसकी भी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। खैर उसके बाद हमने जब देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़ास तौर पे अवामी लीग के जो टेन्योर के अंदर तो हमेशा ही एक खटाई में रहते थे, और क्योंकि उसकी एक वजह ये भी थी कि अवामी लीग जो थी वो इंडिया के भी बड़े क्लोज, यानी शेख हसीना की जब भी हुकूमत आई है वो इंडिया के बहुत क्लोज रहे हैं, और उसके अंदर इंडिया का भी क्योंकि 1971 की जंग में एक रोल रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उसमें तो उस वजह से भी एक तो वो चीज़ थी। अच्छा, अब जो है लीना, किसी भी मुल्क के जो रिजम्पशन ऑफ टाइज हों या इस तरह की चीज़ें, और ख़ासतौर पे दो ऐसे मुल्क जो कि एक ज़माने में एक ही रहे हों और एक खित्ते में भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी ट्रेड टाइज, उसके अंदर एजुकेशन की टाइज हों, उसके अंदर कल्चर की टाइज, यानी हमारे अगर आर्टिस्ट जो हैं वो एक दूसरे के ममालिक में जाए, हमारे एकेडमिक्स अगर एक दूसरे के ममालिक में जाए, हमारे जर्नलिस्ट अगर एक दूसरे के ममालिक में जाए, हमारे प्लेयर्स जो है स्पोर्ट्स के लोग जो हैं वो एक दूसरे के ममालिक में जाए, और इस तरह की जो अगर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो और हमारी ये टाइज बढ़े, तो मेरे ख्याल में मैं इसको एक बहुत अच्छे तरीके से देखती हूँ। लेकिन आई थिंक ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, लेकिन है ये एक बहुत ही मुस्बत कदम, और आपको पता है कि साथ डार साहब भी जा रहे हैं जल्द, तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि जो हो रही है होने चाहिए खित्ते के अंदर इस तरीके से। एब्सोल्युटली। आपने जो इरशाद भट्टी साहब के लिए सवाल भेजा है उनके सामने रखते हैं, उनसे जवाब जानते हैं। भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि बानी पीटीआई का कहना है कि वो मुल्की मफाद में बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो बातचीत है इसको किसी डील से ताबीर ना किया जाए, किसी डील के लिए बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं कि बातचीत और डील वाली बातचीत, इसके दरमियान में फ़र्क क्या होता है? बड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल आया आपके लिए भट्टी साहब। मैडम शेख, सच सच बताएं, ये आपने नाम बदल के तो नहीं किया? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ नहीं, मुझे पता था इसमें जो इंटेलेक्चुअलिज्म है और जो प्यार और मोहब्बत मुझसे झलक रही है लम्हा बे लम्हा, लफ्ज़ बे लफ्ज़, वो मुझे समझ आ रही है। तो मैडम शेख, मैं अपनी कोई अरस्तूपन या अफलातूनी झाड़ने की बजाय इमरान खान साहब के लफ्ज़ों में ही आपको समझाता हूँ। इमरान खान साहब ने जब मुज़ाकरात हुए हुकूमत के साथ, तो उस वक्त भी कहा कि मेरी रिहाई, मेरे लिए रिलीफ, इसको निकाल दें दरमियान से। हाँ, मेरे सियासी कैदियों की बात करें। इमरान खान साहब ने इससे पहले भी कोई 21 मरतबा कहा है कि मैंने अदालतों से, ट्रंप साहब ने मुझे रिहा नहीं करवाना, ना मुझे कोई डील के ज़रिए रिहा होना है, मैंने अदालतों से रिहा होना है, और जितने केस हैं उनमें दे ले सज़ाएँ, मैं अदालतों से रिहा होऊंगा। फिर इमरान खान साहब ने अभी ये जो बात हुई है ये इस तनाज़र में हुई है कि जब आज़म सवाती साहब ने कहा कि वो बातचीत के लिए उनके दरवाजे खुले हैं, कोई आज भी बात कर ले। अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि मेरे भी बैकडोर राब्ते हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि बातचीत होती रहती है। तो इमरान खान से चूँकि मिल नहीं पा रहे थे, तो बैरिस्टर गौर जब मिले तो इमरान खान ने उनको 6 हिदायत दी। अच्छा। और उनमें से नंबर 1 पे ये थी कि मुज़ाकरात ठीक है, लेकिन डील नहीं, यानी कोई ऐसा तासुर ना जाए कि मेरी रिहाई के लिए आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर खान साहब की रिहाई ना भी हो और बाकी सब के लिए भी, पार्टी के लिए जनरली कोई रिलीफ हो, तो वो भी तो डील ही होगी ना। डील का मतलब है आपस में दोनों की डील, तो इसमें क्या मसला है? देखा ना, मैंने कहा था ना कि आपका सवाल है। अच्छा, अब ये मेरा सवाल है मैडम शेख। हाँ मैडम शेख, इसमें वो फिर इस बार तो उन्होंने सियासी कैदियों को भी निकाल दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जी जो इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं, और हमें जो क्या कहते हैं, जो हमारे साथ जो पार्टी के साथ या जो बाकी जुल्म सितम हो रहे हैं वो ख़त्म किए जाएं, और हमारा जो हक है वो हमें दिया जाए। तो ये डील नहीं है, ये उस तनाजुर में है। और नहीं, नॉट एट ऑल। अभी तक, इस वक्त तक, इस घड़ी तक इमरान खान नो डील, कोई मफहम इमरान खान अपनी ज़ात पे कोई नहीं, जो आसिफ अली जरदारी साहब किया करते थे या जो नवाज शरीफ साहब किया करते थे। अच्छा, मैं समझी। अगर तो खान साहब के लिए रिलीफ होगा, सिर्फ वो डील होगी, बाकी कुछ होगा तो वो डील नहीं होगी।
नॉट एट ऑल। मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए सारा कुछ होगा। ठीक है सर, थैंक यू भट्टी साहब। सॉरी मैं ज़रा मज़ीद आपके साथ इसके ऊपर बात करती, लेकिन हम वक्त ज़रा कम है। शहजाद इकबाल साहब के लिए जो सवाल आया है उसको शामिल करते हैं। शहजाद साहब, आपसे पूछा गया है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक सिर्फ 3 माह में 1,72,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। इस रुझान को एक तरफ तरसीलात ज़र का ज़रिया समझा जाता है, दूसरी जानिब ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। आपकी नज़र में ये जो पाकिस्तानियों का बाहर जाना है फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है मुल्क के लिए? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर 3 माह में 1,72,000 लोग बाहर गए रोजगार के लिए, तो यहाँ पे उनको कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा होगा। बेटर ऑल्टरनेटिव के लिए वो गए होंगे, अपनी फैमिली को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए, उनका जो जरिया माश बेहतर हो उसके ही गए होंगे। अगर यहाँ हालात बेहतर होते, अच्छी रोजगार हो रही होती, मिल रही होती, तो लोग ना जाते। इसी तरह पिछले 2-3 साल में देखें, बहुत लोग इस वजह से गए और उनका ताल्लुक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी है। मैं क्योंकि कनेक्टेड रहता हूँ, मुझे पता है कि ऐसे ऐसे लोग गए हैं जो कंपनीज को उनके लिए ऑल्टरनेट ढूंढना मुश्किल हो गया है। एक्सपीरियंस भी होता है, जो डिग्रीज होती है उनके पास स्पेसिफिक फील्ड में, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम भी होता है। तो उस लिहाज से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। फिर बहुत आपका लेबर तबका जो है बाहर जाता है, आज से नहीं जा रहा, काफी ऐसे से जा रहा है, मिडल ईस्ट में जाता है, वहां पे काम करता है। आप बहुत सारे पाकिस्तानी आप जाएंगे टैक्सीज चला रहे होते हैं यूएई में, सऊदी अरब में, इसीलिए ताकि जो इनकम वो वहां पे जनरेट कर रहे होते हैं उसमें अपने खर्चे निकाल के भी एक अच्छा खासा पैसा वापस अपने लोगों को, अपनी फैमिली को भेज सकते हैं। तो ये मुश्किल हालात है। कोई भी अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वो कहेगा कि अगर अच्छा रोजगार मिल रहा है तो मेरे मुल्क से क्या बेहतर हो सकता है, बाहर जाके हम क्यों रहे जहाँ पे हमें तरह तरह की चीजें, अगर आप वेस्ट में जाएं आपको शायद बायसेस का सामना करना पड़े, आप अगर गल्फ में जाते हैं 20-20 साल रहते हैं आपको नेशनलिटी नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली वहां पे यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो उसका वो फैक्टर तो है। ये एक इकोनॉमिक बुरी परफॉर्मेंस हमारी ओवर द ईयर्स जो रही है उसका नतीजा है। हाँ, जब ये बाहर चले जाते हैं और फिर पैसे भेजते हैं रेमिटेंसेस, तो वो पाकिस्तान के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपोर्ट्स हमारे उस तेजी से नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो अगर आपने अपना करंट अकाउंट को मैनेज करना है, बैलेंस रखना है, तो उसके लिए रेमिटेंसेस पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बेहतरी कहाँ पे कर सकते हैं? जो बड़ी तादाद में लेबर जाता है उसको आप स्किल्ड बना के भेजें, उनके लिए यहाँ पे जो है ट्रेनिंग के माहौल ज्यादा बेहतर हो, ट्रेनिंग फैसिलिटीज हो, वोकेशनल ट्रेनिंग के उनके लिए सेटअप हो, तो उससे वो बाहर जाके और बेहतर काम कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ लोग रोजगार के लिए जा रहे होते हैं, कुछ लोग यहाँ के जो हालात है, शायद दहशतगर्दी हो या वैसे जो जनरली सोसाइटी के लाइफस्टाइल के लिए जा रहे होते हैं, ठीक है, एजुकेशन के लिए जा रहे होते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए वो फिर चले जाते हैं बाहर। ठीक है, थैंक यू सो मच शहजाद साहब।